सो हे एवरीवन, काफ़ी टाइम के बाद मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स थे तो मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। नाउ आई विल कंटिन्यू टू अपलोड लेक्चर्स। ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। हमने बहुत कुछ, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं इस चैप्टर के। अभी आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग वाला टॉपिक बचा हुआ है। इससे पहले हमने बोहर एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड, थॉमसन, ब्ला ब्ला, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सब कुछ डिटेल में देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ में। उससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट भी देखा हुआ है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में है ये पार्ट। तो देखिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या होता है? लाइट आपकी गामा रेज, रेडियो वेव्स, जितनी भी आपकी रेज होती है वो सब लाइट आती है, उसको आप रेडिएशन भी बोल सकते हो। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हमने मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जो लाइट होती है, जो रेडिएशंस होते हैं, उसके दो नेचर होता है। इसको हमने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल से समझा था। अगर आपको डाउट है कि ये दो नेचर कैसे हो सकता है तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। सो लाइट जो होती है वो दो तरीके से बिहेव करती है, एक पार्टिकल और एक वेव। पार्टिकल फिनोमेना हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, कैसे क्वेश्चन आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस डिस्कस किया था। ये जो फिनोमेना है ये पार्टिकल नेचर है लाइट के। लाइट का वेव नेचर फिजिक्स में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 12th में। डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, ये सब लाइट का वेव फिनोमेना है। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बोला कि जो इससे लाइट जो है वो उसका डुअल नेचर होता है। वैसे जो आपका मैटर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, मैटर हो गया, उसका भी डुअल नेचर होता है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, मैटर है, और लाइट है, वो एक ही होता है। लाइट आपका मैटर नहीं है, लाइट इज़ नॉट अ मैटर। लाइट का कोई रेस्टिंग मास नहीं होता। और मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर की डेफिनेशन होती है कि उसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा, बट लाइट के पास कोई रेस्टिंग मास नहीं होता। ठीक है, लाइट बनती किससे? फोटोन से बनती है, और ये मैटर बनता किससे? एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक है, सो साइंटिस्ट ने बोला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो भी पार्टिकल नेचर शो करते हैं और वेव नेचर शो करते हैं। सो पार्टिकल नेचर क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का? जो अभी तक हम लोग, जितनी भी कहानी हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, रुदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल, ये सब आपके जो एटम है उसको एज अ पार्टिकल, मैटर को एज अ पार्टिकल की तरह कंसिडर कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, सो ये पार्टिकल नेचर हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं वेव नेचर के बारे में बताऊंगा। डी ब्रॉगली ने बोला कि मैं वेव नेचर के बारे में बताऊंगा। सो अब आता है डी ब्रॉगली का वेव नेचर। तो उन्होंने क्या किया, दो साइंटिस्ट को पकड़ा, उनके इक्वेशन को मिला दिया। कौन साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट था प्लैंक। अकॉर्डिंग टू प्लैंक हमने पढ़ा था इज इक्वल टू एच न्यू होता है एनर्जी, इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। और हमारे बहुत ही फेमस नामी जानी साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, उन्होंने ये इक्वेशन दिया है, क्लासमेट की हर कॉपी के पीछे लिखा रहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो उन्होंने इन दोनों एनर्जी की इक्वेशन को इक्वल किया, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों एनर्जी की इक्वेशन को इक्वेट किया, वहाँ से लैम्डा की फॉर्मूला बना एच अपॉन एम सी, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मास है, मतलब कोई मैटर है, अगर वो कुछ वेलोसिटी से भागेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगी। वो कुछ वेलोसिटी से भागेगा तो उसके पास वेवलेंथ होगी इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर उसके पास मास और वो भी वेलोसिटी से भाग रहा है, इस केस में सी स्पीड ऑफ लाइट है, मान लो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं भाग रहा है, तो यहाँ पे वी लिख सकता हूँ मैं, कोई भी वी वेलोसिटी लिख सकता हूँ मैं। 1 सेकेंड, मैं मार्कर, आई थिंक मैं अपना मार्कर भूल गया हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मुझे लगा मैं अपना मार्कर भूल गया था, है ना, क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ मैं लिख चुका हूँ। पर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रहा होगा तो क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, और कुछ वी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब कोई पार्टिकल है, इसका कुछ मास होगा, ये जब ऐसे जाएगा कुछ वी वेलोसिटी से, तो इसकी वेव बननी चाहिए। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई है, हीरोइन है यहाँ पे,
है ना। आजकल कौन फेमस चल रही है अभी, कियारा आडवाणी चल रही है अभी, ठीक है। तो कियारा आडवाणी है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, वो कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो उसकी तो वेव बननी चाहिए, उसके अराउंड हमें वेव बनती हुई दिखनी चाहिए, पर ऐसा होता क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, ये एक एक्सप्रेशन को देखिए, जो वेवलेंथ है और मास है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी। सो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, बॉल, कुर्सी, टेबल, हम लोग खुद ह्यूमंस, कोई भी जिसका मास एक जिसको ऑब्जर्वेबल मास बोल सकते हैं हम लोग, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ये सब ऑब्जर्वेबल मास, ये सब मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ जो बनती है वो बहुत कम बनती है कि वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। इसीलिए डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला है वो खाली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव में होता है, तो मास यहाँ पे नेगेटिव में होगा तो ये ऊपर चले जाएगा नेगेटिव वाला, तो वो पॉजिटिव में चले जाएगा, तो वेवलेंथ आपकी बहुत बड़ी आएगी, तो वो ऑब्जर्वेबल होगी। पर मैक्रोस्कोपिक के केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उनका मास ही इतना ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है। सो फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोर मास वेवलेंथ नॉट सीन, ठीक है, मोर मास वेवलेंथ नॉट सीन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग तोड़ मरोड़ के चेंजेस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि पहला चेंज क्या है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमको पता है बचपन से तो नहीं, 6-7 क्लास से, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और यहाँ से मैं v को कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू √2 के ई बाय एम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी वेलोसिटी की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। अब आप देखिएगा, अगर ये एम अंदर होता रूट के, मान लीजिए अगर ये एम अंदर होता रूट के, तो ये एम स्क्वायर होता ऊपर में, तो रूट के बाहर निकल के वापस एम हो जाता, तो कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं हुआ। अगर इसको मैं अंदर कर दूँ तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर एम से एम कट जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपका, जो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं मान लेता हूँ कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, कोई क्यू को चार्ज है, वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। कैसे कर रहा होगा, इसके बीच में मूव कर रहा होगा, इसके बीच में आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, जब भी वो चार्ज मूव करते हैं, ठीक है, कुछ भी वेलोसिटी से। तो एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज टाइम्स ऑफ वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं है ये, ठीक है, वोल्टेज है ये। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मुझे भरोसा है आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो एनर्जी होती है चार्ज टाइम्स ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी को पुट करके चार्ज टाइम्स ऑफ वोल्टेज लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारा बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m क्यू वी। ये वी आपका वेलोसिटी नहीं है ना, दोनों वी है, लेकिन ये वी वो वी नहीं है, ठीक है, ये वोल्टेज है, या मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो अब हमने देखिए ध्यान से, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.626 × 10⁻34। कोई पार्टिकल है, उसका मास हमको पता होगा, ठीक है, वो पार्टिकल अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज भी हमें पता होगा, ठीक है। तो और 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सारी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक पार्टिकल के लिए, पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो वेरिएबल होगा, वो पार्टिकल को किस पोटेंशियल डिफरेंस में आप मूव करा रहे हो वो वेरिएबल कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स का निकाल कर रखा है पहले से, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है, कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट मत करिएगा। फॉर इलेक्ट्रॉन देखिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए उसका मास हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, एच की वैल्यू तो वही है 2 वैल्यू, इसकी वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करके आती है 12.27 √v है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका, और ये वैल्यू आपकी आएगी एमस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। 1 एमस्ट्रॉन्ग आपका होता है 10⁻10 मीटर, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। और फिर प्रोटॉन के लिए सेम हमने किया, प्रोटॉन का मास पुट किया, उसका चार्ज पुट किया, तो वो वैल्यू आती है 0.286 √v। फॉर अल्फा पार्टिकल 0.101 अपॉन √v। अब इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको एजम्पशन देता हूँ कि मान लीजिए कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस में आप तीनों पार्टिकल को मूव करवा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एक बार आपने इलेक्ट्रॉन रखा वो मूव कर रहा है, एक बार प्रोटॉन रखा वो मूव कर रहा है, और एक बार अल्फा पार्टिकल रखे वो मूव कर रहे हैं, और कुछ वेवलेंथ बना रहे हैं, वो वेवलेंथ की वैल्यू ये है। सो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है 12.7, उसके बाद है प्रोटॉन की, उसके बाद है आपकी अल्फा पार्टिकल। बिकॉज देखिए, हमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था
इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है तो उसकी वेवलेंथ बहुत बहुत ज़्यादा बनेगी। प्रोटॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम बनेगी। अल्फा पार्टिकल का मास और ज़्यादा होता है तो उसकी वेवलेंथ और कम बनेगी। तो देखो, इसकी सबसे ज़्यादा बनी है, इसकी कम बनी है, उसकी उससे कम बनी है। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इनको भगा रहे हो तो ठीक है। तो उसके बाद एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एम्स में आ रखा था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की दी है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वो आपको दी है नहीं, आपको पूछिए डी ब्रो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, आपको काइनेटिक एनर्जी दी है और आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी चूंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी है तो इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये टर्म दी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप ला सकते हो। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएगा। तो आपको सीधा आपको देखो क्वेश्चन में बोल दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E टाइम्स ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E टाइम्स ऑफ वोल्टेज। तो E से E कट जाएगा तो वोल्टेज आपका आ गया 13.6 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आप लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ऑफ V जो है आपका 13.6, उसको पुट करके आप जल्दी से ला सकते हो। आपका ये कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। एक सेकेंड, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है हमारा। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक बॉय है मान लीजिए। ठीक है, एक लड़का है क्लास 12th में है, एक लड़का है क्लास 12th में है। उसके पास ज़िंदगी में 2 रास्ते हैं। उसके पास भैया ज़िंदगी में 2 रास्ते हैं, लव और करियर। ठीक है, प्यार या उसका करियर। ठीक है, उसके पास 2 रास्ते हैं। अगर वो प्यार को पकड़ने जाएगा तो करियर पीछे छूट जाएगा, और अगर करियर को पकड़ने जाएगा तो प्यार पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो एक बार में वो दोनों चीज़ को नहीं पकड़ सकता है, दोनों चीज़ लेके नहीं चल सकता है। ठीक है, एक बॉय है वो या तो लव के पीछे भाग सकता है तो करियर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, करियर के पीछे जाएगा तो लव कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वैसे ही हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, एक कोई भी पार्टिकल है उसका अगर आप पोजीशन बताने जाओगे तो उसका वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, या मैं कहूँ मोमेंटम नहीं बता पाओगे, या फिर उसका अगर मोमेंटम बताने जाओगे तो उसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे। ऐसा किसने बोला? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला। उसने बोला एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप एक पार्टिकल का या तो पोजीशन बता सकते हो कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, या तो आप उसका वेलोसिटी या मैं कहूँ मोमेंटम बता सकते हो। मोमेंटम आपका क्या होता है? मोमेंटम को P से लिखते हैं, मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। बिकॉज मास जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, उसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में या तो पोजीशन बता सकते हैं या तो हम मोमेंटम बता सकते हैं एक पार्टिकल का, दोनों नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हम पोजीशन बताने जाएंगे तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, मतलब मोमेंटम बताने में एरर आएगा। ठीक है, कितना एरर आएगा? इन्फिनिटी, बता ही नहीं पाएंगे ना, इन्फिनिटी एरर आएगा। ठीक है, इफ़ पोजीशन में एरर 0 है, चेंज इन एक्स लिखा है पोजीशन में, ठीक है, पोजीशन में एरर बता रहा है, वो 0 है, मतलब आपने एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, पोजीशन बताने में कोई एरर ही नहीं है आपका, तो आपका वेलोसिटी बताने में क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी बताने में आपका इन्फिनिटी एरर हो जाएगा, आप बता ही नहीं पाओगे। अब वेलोसिटी ही आपका मोमेंटम में चेंज लाएगी। तो उसने एक इक्वेशन दी थी, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो अगर, और डेल एक्स क्या है आपका पोजीशन में एरर, पोजीशन बताने में कितना एरर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है वो 5 मीटर यहाँ से है, प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, 5.1 मीटर में भी हो सकता है या 4.9 मीटर पर भी हो सकता है, प्लस माइनस 0.1 है। तो जो 0.1 है वो आपका पोजीशन एक्स है, डेल एक्स। एरर जो है पोजीशन बताने में 5 तो हमको पता है, उसमें प्लस माइनस 0.1 हो सकता है, तो वो आपका एरर हो गया। ठीक है, वैसे मोमेंटम एरर किस वजह से आ सकता है? एक पार्टिकल का आपको मास पता होगा, उसका वेलोसिटी आपको बताना पड़ेगा। पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका मास आपको पता हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, प्रोटॉन का मास पता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसमें, उसको बताने में एरर आ सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँ अगर कोई पार्टिकल है 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, सो 10 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी में एरर है। ठीक है, वो
510 भी हो सकता है, 490 भी हो सकता है, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो एरर यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। सो अगर पोजीशन और मोमेंटम में एरर बराबर हो जाता है, मतलब पोजीशन और मोमेंटम में आपका एरर बराबर हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, ये भी डेल पी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप आंसर पुट करके एरर किस में, वेलोसिटी में बता सकते हो, जो कि वैल्यू आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। अंडर रूट ऑफ एच अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2m, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2m। अब देखिए एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू आप याद ही कर लो एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए। हाफ इंटू 10⁻34 होती है SI यूनिट्स में, ठीक है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। फिर देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, इससे आप समझोगे। मोमेंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आपको मास पता है, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम में अनसर्टिनिटी है, जो कि है अनसर्टिनिटी मतलब एरर, ठीक है, उसको ऐसे दिखा ले डेल पी से। वो कितनी है, 1 × 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपको अनसर्टिनिटी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी में पूछा है। तो मोमेंटम होता है आपका मास और आपका वेलोसिटी। अब मोमेंटम में आपका एरर आ रहा है, मोमेंटम में एरर किस वजह से आ सकता है, आपका मास तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिकल है उसका मास सेम रहेगा, उसकी वेलोसिटी में एरर आ रहा होगा, उस वजह से आपका मोमेंटम में एरर आ रहा होगा। मोमेंटम में आपको एरर दिया है, आपको वेलोसिटी में एरर पूछा है, अनसर्टिनिटी का मतलब है एरर, ठीक है, कितना अनसर्टेन है आपका आंसर, कितना एरर आ सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दो, तो वेलोसिटी में एरर आ रहा है आपका डेल पी बाय एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻18 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, पर ये केजीज में होता है, आपको यहाँ पे ग्राम्स में दे रखा है इसकी वैल्यू, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ग्राम में आ गया, ठीक है। 9.1 × 10⁻31 kg होता है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ग्राम में दिया, तो ग्राम से ग्राम कटेगा एट दी एंड, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। एक ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, अगर आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, उसमें हो सकता है लेक्चर लंबा हो जाए, उसमें मैं बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है, रेस्पॉन्स के हिसाब से मैं बनाऊंगा। ऑल दो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का वो ख़त्म हो चुका है पूरा। सो नेक्स्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।